कर लेते, उसमें नाम रख लेते। उसमें नाम रख लेते। जी आपने छुट्टियां में सेकंड पोजीशन 5-7 बचे हैं सर, हम पोजीशन और थर्ड तक थोड़ा थोड़ा दे देंगे। आप लोगों ने सही वक्त पे तो याद कराया नहीं प्राइस का। हाँ तो आप लोग दूसरी तरफ वो उसमें आ गए थे ना। उस दिन आप लोगों ने पेपर दिया और बाद में बिरयानी खाई थी। तो ये तो आपके अपना जाती कसूर हुआ ना। ठीक है जी। पता है आपको जो है वो अब एहसास होगा कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म बिरयानी को उस वक्त प्रेफर किया बजाय इसके कि जो टॉपर्स हैं उनको अच्छे अच्छे इनाम मिलते। आप लोगों ने ऑलरेडी इतना ज्यादा खर्चा करा दिया कि जो है, तो अब अच्छे बच्चों को ये एहसास होगा कि जब वो ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो उनको नुकसान होता है। वरना जो अच्छे बच्चे हैं उनको 5,000, 4,000, 3,000 इस तरह के विनिंग प्राइजेस मिल रहे होते हैं, जैसे बाकी क्लासेस में हमने रखे थे। वो खिला देंगे, ठीक है। मैंने रेटिफाई किया ही नहीं, मैं आज बता रहा हूँ ना, मैं रेटिफाई नहीं करता। हमने आईटी की कोई शर्त रखी थी क्या? क्या रखी? तो वो उसामा भाई ने रखी है ना। मैंने ऐसी कोई पर्सनल जाती कमिटमेंट नहीं की, मैंने कभी उसे एक्नॉलेज किया। वो किसी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा, आपने बस मुझे एविडेंस दे देना। तस्वीर में आवाज नहीं आती। 18 बच्चों की तस्वीर उतारी थी, इसलिए कि फिर अगली दफा जो मेरे फेल आने पे जिनको खिलाना था वो 18 बच्चे थे। चले मैं फिर एक दफा उनसे पूछ लूंगा ना। मैं फिलहाल तो रेटिफाई नहीं कर रहा उनकी ऐसी खतरनाक बात को। और उससे पहले ही आप लोग लालच दिखा के बिरयानी की फरमाइश कर चुके थे। आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बिरयानी पे, और उन दिनों में जब वैसे ही यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना लीगली जुर्म था, तो वो आप लोग शॉर्ट टर्म पे खेल गए थे। तो अब आप जो है ना, जिंदगी में आपको याद आएगा कि आपको जो है ना सही फैसला सही वक्त पे करना चाहिए था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैट्स किसे कहते थे? शुमारियात, चीजें, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, तादाद, चीजें। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम चीजों को स्टडी करते हैं, नंबर्स को स्टडी करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं। तो साइंस की या साइंस और मैथ की कंबाइंड वो ब्रांच जो कि नंबर्स में, डाटा में, वैल्यूज में, इन वेरिएबल्स में डील करती है। क्यों डील करती है? ये नंबर्स, ये वैल्यूज, ये चीजें क्यों चाहिए किसी को? किसी भी एनालिसिस, किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास नंबर्स हो, आपको पता हो। फॉर एग्जांपल इवन ये डिसीजन भी कि हमें उस दिन बिरयानी की किस तरह की देग मंगवानी चाहिए, उसके लिए भी आपके पास कुछ एक्सपेक्टेड नंबर्स होने चाहिए थे। तो नंबर्स तो हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज को एडमिशन के लिए चाहिए, स्टेट बैंक के अंदर उनकी अपनी चीजें हैं, गवर्नमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हर जगह नंबर्स तो इन्वॉल्व है। तो स्टैट्स नंबर्स के ऊपर स्टडी करता है, नंबर्स को एनालाइज करता है और नंबर्स की बेस पे चीजों को जज करता है। लेकिन कभी कभी हम अदर देन नंबर भी एक वेरिएबल को डील कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। उसमें हम नंबर्स की बात नहीं करते, हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और उसमें चीजों को डील कर रहे होते हैं।
कोई सी 10 ऐसी जगह जहां स्टैट्स इस्तेमाल हो सकती है। मेडिकल में किस लिए? आपके यानी पेशेंट अगर स्पेसिफिक कोरोना की बीमारी के पेशेंट किससे कितने परसेंट लोगों ने टेस्ट करवाया, कितने परसेंट लोग इस तरह से हैं, कितनी परसेंट एज के कितने परसेंट लोगों में चांसेस हैं कि उनमें कोरोना के इतने परसेंट वो होगा। तो ये सारी जो परसेंटेजेस हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये स्टैट्स है। और जी कैंपस इनसाइड के अंदर कितने यूजर्स की हमें कैपेसिटी रखनी है, किस तरह के उसमें क्रिएट होने चाहिए, उसमें कितने खाने होने चाहिए, हमारे पास कितनी तरह के नंबर्स हैं जो हमने एक बच्चे से रिलेटेड उसमें ऐड करने होते हैं। जी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो हर तरफ ही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये इतना पैसा लगा, ये इतनी क्वांटिटी लगी, ये इतनी डिमांड है, ये इतने सप्लाई है। मर्दमशुमारी में जी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उन्हें नंबर्स चाहिए। सूबों के नंबर्स क्या है, सूबों के बजट के नंबर्स क्या है। रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के स्टैट्स बनाए जाते हैं। क्रिकेट मैच को एनालाइज करना है, किसी भी एक क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखना है, किसी बॉलर की परफॉर्मेंस को देखना है, वी नीड स्टैट्स। वेदर प्रेडिक्शन में यूज हो सकता है, इलेक्शन में इस्तेमाल होगा, मार्केटिंग वगैरह हो तो उसमें भी। इसका मतलब है स्टैट्स इज समथिंग कि आपने डाटा पकड़ना है और डाटा से कुछ मीनिंग अखज़ करना है। उसके लिए डाटा कैसा होना चाहिए? अरेंज, ऑर्गेनाइज, प्रॉपर। यानी वो डाटा के बजाय इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज डाटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैट्स में सबसे पहले क्या होगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको किसी ना किसी तरीके से शक्ल दी जाएगी, फिर उसमें से मुख्तलिफ मतलब निकाले जाएंगे, और फिर शायद उसकी बेस पे एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर आपने जितना स्टैट्स लिया है उसकी बेस पे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने लाहौर में 2000 घरों का सर्वे किया और उसके बाद आप कहें कि आदादोशुमार के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक लाहौर के इतने फीसद लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं। अब आपने पूरे लाहौर का सर्वे थोड़ी किया है, तो वो क्या होता है कि फिर आप अपने सैंपल की बेस पे उससे कुछ चीजें निकालते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक अंदाजा कायम कर रहे होते हैं। तो स्टैट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। शुरू में डाटा कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना, उसका मोटा मोटा मतलब निकालना और उसकी मोटे मोटे एवरेजेस, डिस्पर्शन ये निकालना, ये बन जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर इससे आगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सफर शुरू होता है, जिसमें अब ये मीनिंगफुल डाटा आपके पास मौजूद है, मुख्तलिफ डाटा मौजूद है। अब आपने मुख्तलिफ तरह के अंदाजे लगाने हैं, हम ये काम शुरू करें या ना करें, इस प्रोजेक्ट में जाएं या ना जाएं, ये वाली चीज अच्छी है या नहीं है, हमें ये ऑप्शन ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये वाली चीज सैंपल पे ये रिजल्ट रहे हैं तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन पे जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, उसके लिए हमें कितनी वर्किंग चाहिए। तो वो बन जाती है फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऊपर हमने कल बातें की थी। थोड़ा सा एक दफा मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने घर जाके वो सफे देखे तो वाई स्टैटिस्टिक्स की बात आपने पढ़ी तो आपको नजर आया कि वो बस फजाइल बयान कर रहे हैं, कोई ऐसा याद करने वाली चीज नहीं थी, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा पुरानी अपनी याददाश्त वो दे रहे थे कि जी याद करो इस तरह से होता था। तो स्टैट्स क्यों है ये क्लियर है। फिर स्टैट्स की दो किस्में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसकी डिस्क्रिप्शन में कोई अगर कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बताइए। जो ऑडिटर्स होते हैं जब इनके सैम्पलिंग बेसिस पे डायरेक्टर और डायरेक्टर्स वगैरह को लेटर, ठीक है, वो फिर इस इन्फ्रेंशियल पे ज्यादा। असल में पहले तो उनको डिस्क्रिप्टिव डाटा चाहिए जो क्लाइंट प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद वो उसकी बेस पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। तो वो उस वक्त पॉपुलेशन को मेजर कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो वहां पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक यूज कर रहे हैं। हाँ देखिए, चले मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस क्लास में कितने बच्चों ने एनरोलमेंट करवाई, इस क्लास के कितने बच्चे औसतन टेस्ट देते हैं, इस क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, इस क्लास के एवरेज मार्क्स से सबसे हल्के बच्चे के मार्क्स कितने फासले पे हैं, सबसे ज़हीन बच्चे के मार्क्स कितने फासले पे हैं, इस क्लास में एक जैसे नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं जो टेस्ट में हैं, इस क्लास में ज्यादातर लोग क्या हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डाटा है और डाटा को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कभी डाटा को उसकी एवरेज के हिसाब से बता रहे हैं, कभी डाटा को उसमें डिस्पर्शन कितनी है उस तरह से बता रहे हैं। अब मैं ये सब कुछ करने के बाद सोचूं कि अगली दफा मुझे टेस्टिंग यूं करनी चाहिए इस डाटा के रिजल्ट्स की बेस पे। अब मैं सोचूं कि अच्छा अब अगली दफा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बच्चे आएंगे तो मुझे इतने टेस्ट लेने चाहिए क्योंकि पिछले रिजल्ट में मुझे ये चीजें नजर आएंगी।
तो जो आज डाटा सामने है, जिसके मुख्तलिफ नाम है, जिसको मुख्तलिफ तरीके से पुकार सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आज थोड़ी सी बात और एक्सप्लेन होगी कि आज हम डाटा को पुकारने के 2-3 नाम लेंगे। फिर उसके बाद इस डाटा की बेस पे फ्यूचर को जब प्रेडिक्ट करेंगे, अननोन को प्रेडिक्ट करेंगे, बड़ी चीज के बारे में गेस वर्क करेंगे, वो इन्फ्रेंशियल। तो इन्फ्रेंशियल निकला है इन्फ्रेंस से। इन्फ्रेंस का मतलब होता है एक चीज अखज करना, एक अंदाजा लगाना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हकीकत है, इन्फ्रेंशियल ख्वाब है, फलसफा है कि पता नहीं ऐसा हो सकता। डिस्क्रिप्टिव आज के स्टैट जो हमारे सामने मौजूद है वो है जी डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल जजमेंट है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एक्चुअल डाटा। डिस्क्रिप्टिव अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो वी नीड टू फर्स्ट ऑर्गेनाइज दैट। उसकी भी टेक्निक होती है, लेकिन हमारे सिलेबस से उतनी ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की जी। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सबको क्लियर है? एक स्टेप आगे बढ़े थे और फिर आपको स्केल नजर आए थे। हमने कहा था चीज या क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव का मतलब होगा कि उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कोई फीचर होगा, लेकिन कोई नंबर नहीं होगा। और क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर होंगे। अब इन दोनों में फिर एक छोटा लेवल और एक बड़ा लेवल है। छोटा लेवल क्वालिटेटिव में नॉमिनल, बस नॉमिनल में हमने कह दिया कि ये चीज खूबसूरत है, ये चीज पर्पल कलर की है, ये चीज छोटे साइज की है, ये चीज इस तरह की है। हम उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे और ना हम उसको रैंक कर सकते हैं, हम बस एक चीज के बारे में बता रहे हैं। इवन हमने कह दिया कि ये सफेद एसी है और वो काला एसी है। अब ये नहीं पता इनमें से अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, बस हमने डाटा को अगर एक ऐसे वेरिएबल में डिफाइन किया जिसको एक दूसरे से वो नहीं कर रहे, हम कंपेयर नहीं कर रहे, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ हम बस कोई रैंकिंग नहीं कर रहे, तो वो बन गया था हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की डिस्क्रिप्शन और जो नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, क्लियर है? ठीक है। अब नॉमिनल से एक स्टेप आगे आते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में जिसमें आप चीजों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के एसी हैं, काले रंग के, सफेद रंग के और पर्पल कलर के, फॉर एग्जांपल। और अगर मैं इनको तरतीब देना चाहूं तो मैं नंबर 1 पे पर्पल कलर को रखूंगा, नंबर 2 पे इसको रखूंगा, नंबर 3 पे इसको रखूंगा। अब मेरे कुछ रीजंस होंगे कि मैं नंबर 1 पे फलाना एसी को क्यों कर रहा हूँ, और नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान कितना फासला वो भी नहीं पता। हो सकता है नंबर 1 मेरा पसंदीदा और नंबर 2 बहुत ही पसंदीदा, बस नंबर 1 से हल्का सा हल्का हो, और नंबर 3 बहुत ही नीचे हो। तो इसमें ये वाला स्केल चूंकि वैल्यूज का स्केल नहीं है ना, तो ये बता नहीं पाता कि दो चीजों में फासला कितना है, लेकिन ये जरूर बता देता है कि इनमें से बड़ी चीज कौन सी है और छोटी चीज कौन सी है। तो अगर मैं नॉमिनल स्केल पकड़ूं और उसके अंदर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट ले आऊं, मेजरमेंट का नहीं, रैंकिंग का कॉन्सेप्ट ले आऊं, तो वो बन जाता था ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल की डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल आपने पढ़ी, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी ठीक है। अगर हम कंपेयर करें फीचर वाइज तो वो भी सही है, हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप उनको, जो फीचर है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव है तो ऑर्डिनल में आएगा। नीचे वाले दो अमाउंट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं ये सबसे अच्छा बच्चा, ये थोड़ा सा हल्का बच्चा और ये ज्यादा हल्का बच्चा, तो ये ऑर्डिनल स्केल है। और अगर मैं कहूं कि ये 82 नंबर वाला बच्चा, ये 78 नंबर वाला, और ये इस तरह से मैंने नंबर्स में जब मैयर कर दिया उसको, तो वो अब क्वांटिटेटिव में चला गया, वो नीचे की तरफ आएगा, वो इंटरवल की तरफ आएगा। ऑर्डिनल क्लियर है जी? क्या चीज? ठीक है, आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कौन सा बता रहे हैं। एसी का एक वेरिएबल है कि सफेद है, एसी का एक वेरिएबल है कि ये इन्वर्टर है या नहीं है, और एसी का एक ये भी वेरिएबल है कि ये इतने रुपए का है। अब जब मैं एसीओ को कहूंगा ये 80,000 वाला एसी, वो 85,000 वाला एसी, वो फलाना हजार वाला, तो ये मैं नंबर्स में आ गया हूँ। नंबर्स में आ गया हूँ तो ऊपर वाले दो स्केल बेकार है, नीचे वाले दो स्केल चल। हाँ, जब भी हम किसी भी फीचर को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और वो फीचर कुछ
क्वांटिटी में, मैथ में है, कुछ नंबर्स परसेंटेज या इस तरह से है, तो फिर हम कहेंगे वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है उसमें, तादाद है। और क्वालिटेटिव तब है जब हम उसको वो कोई मैथमेटिकल नंबर ना दे रहे हैं, हम बस ये कहेंगे अब सफेद है, अब सफेद को क्या नंबर दिया जाए, तो ये क्वालिटेटिव बन जाएगा। हाँ, रैंकिंग देना चाहें तो रैंकिंग दे सकते हैं, बट वो रैंकिंग भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रेफरेंस है कि मैं कहूँ मुझे काली गाड़ी थोड़ी ज्यादा पसंद है और सफेद गाड़ी थोड़ी कम पसंद है, ये मैंने रैंकिंग दे दिया। अब मेरे जहन में पसंद का जो पैरामीटर, अगर मैं उसको मैथमेटिकली रखूं, मैं कहूँ अगर मैं 100 नंबर देना चाहूँ तो काली गाड़ी को 90 नंबर दूंगा और सफेद गाड़ी को 40 नंबर दूंगा। अब ये मैं ऑर्डिनल से निकल के इंटरवल में आ गया, क्योंकि मैंने नंबर्स में बात करना शुरू कर दी। ऊपर मैंने कहा था काली ज्यादा पसंद है सफेद कम पसंद है, तो ये नहीं पता लग रहा था कि इन दोनों में फासला कितना है, क्योंकि वो मैथ में मैयर नहीं ना हो रहा था, वो एक क्वालिटी थी, ज्यादा अच्छा और कम अच्छा। आपका ज्यादा अच्छा कम अच्छा फर्क हो सकता है, मेरा ज्यादा अच्छा कम अच्छा फर्क हो सकता है, एक ही चीज में दो बंदों की राय फर्क हो सकती है, लेकिन अगर एक गाड़ी 100 पे जाती है और एक गाड़ी 80 पे जाती है, तो वो आपकी नजर में भी 100 पे जाती है और मेरी नजर में भी 100। तो जो क्वांटिटी है ना, वो हमेशा एब्सोल्यूट चीज होती है, और क्वालिटी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक, इंटरवल स्केल आपने देखा, हमने कहा न्यूमेरिकल है और फिर हम इसमें मतलब नंबर्स असाइन कर देते हैं और इसमें दो नंबर्स को आपस में मैयर करें तो हमें पता लग जाता है कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, ये इंटरवल स्केल है। यहां तक तो बात मजे की है। प्रॉब्लम आता है जब हम इससे अगले स्टेप पे जाते हैं, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के बारे में शायर कहता है कि है तो ये लाइक इंटरवल स्केल, लेकिन इंटरवल स्केल में एक चीज नहीं होती थी, दैट वाज 0 पॉइंट जो है वो वहां पे नहीं डिफाइंड था, यानी कि नंबर 0 एग्जिस्ट इंटरवल स्केल में नहीं करता, एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट नहीं करता। शायद आपको कभी टीचर ने बताया हो कि आपका एक मकाम से फासला कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। अगर मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है तो मेरी उंगलियों के पोरों और इस पेन के दरमियान का जो फासला है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और इस तरह की चीजें, 0.0 एडजस्टमेंट निकाल के कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर 0.0000 फलाना इतने मिलीमीटर का भी फासला है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जुड़ा हुआ है, बट स्टिल उतने मिलीमीटर का फासला होगा। इस उंगली और इस पेन के दरमियान फासला एब्सोल्यूट 0 नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। ये जो फिजिकल मेजरमेंट होती है ना, इसमें प्रॉब्लम होता है कि इसमें इंटरवल 0 का नहीं है। जब भी आप दो चीजों के दरमियान फासला नाप रहे हैं तो उनमें कम से कम कुछ ना कुछ फासला होगा। एक लाइन लगाई, एक लाइन बिल्कुल उसी पे लगा दी, दोनों लाइनों में कितना फासला है, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी जो वो है माइक्रोस्कोप उससे देख के और वो करने के बाद आप कहें सर 0.0000003 डेसीमीटर का फासला है, एब्सोल्यूट 0 नहीं है। इंटरवल जो है ना वो एब्सोल्यूट 0 नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने इंटरवल स्केल लेके चले तो बड़ा मजेदार रहा, लेकिन तो कुछ जगह पे जब इन्हें एब्सोल्यूट 0 लिखना पड़ता था तो इंटरवल स्केल में ये लिख देते थे कुछ नहीं, हालांकि 0 कुछ नहीं को नहीं कहते, 0 0 को कहते हैं। पता नहीं मतलब आप उस गहराई में पहुंचे या नहीं। यानी अगर एक खाने में वैल्यू एंटर होनी है, एक बच्चे ने कितने नंबर लिए, अगर उसने 0 नंबर लिए और मैं उस खाने में कुछ ना एंटर करूं तो कैंपस इनसाइड कहेगा, एरर दे देगा, वो कहेगा कि वो जी आपने एंट्री तो की कोई नहीं। तो 0 उसकी नजर में एक नंबर है, वो 0 को पहचानता है, वो खाली को 0 नहीं मानता। तो खाली और चीज होती है, 0 और होता है, 0 टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा आज कोई टेम्परेचर ही नहीं है, आज एक टेम्परेचर है 0। तो इंटरवल स्केल हर तरह से ओके था, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि साइंटिफिकली स्पीकिंग इसमें 0 डिफाइंड नहीं था। तो द ओनली डिफरेंस इंटरवल और जो अगला वाला स्केल है वो 0 का है। इंटरवल हमेशा आप कंपैरिजन में बताते हैं, जो रेशियो स्केल है जरूरी नहीं कि आप उसको कंपैरिजन में बनाएं, उसमें एक अकेला नंबर भी बताया जा सकता है और इसमें 0 भी डिफाइंड है। मतलब जो इसका जो खास बात है ना, जिसकी हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अपने पेपर में, बस वो खास बात ये है कि इसमें लफ्ज 0 एक डेटा के तौर पे डिफाइंड है। जी
जी इंटरवल में नेगेटिव फिगर बन सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको मेजर किस तरह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल -1 टेम्परेचर और +2 टेम्परेचर के दरमियान 3 का फर्क होता है, +3 का फर्क होता है। -3 और -7 के दरमियान भी +4 का फर्क होता है। ये डिपेंड करता है ना कि आप इंटरवल को कैसे बताते हैं। अगर आप इंटरवल को आगे से पीछे की तरफ पढ़ रहे हैं तो माइनस में बताएगा। यानी मैं 32 और 35 टेम्परेचर को कहूंगा कि जी 32 उस दिन आज से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था, माइनस में चला गया इंटरवल। और अगर मैं कहूं आज उस दिन से 3 डिग्री ज्यादा है तो पॉजिटिव में चला गया। हम ज्यादातर इसको पॉजिटिव में एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादातर इसको देखते हैं कि बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, छोटे से बड़े का फासला पॉजिटिव टर्म में बताते हैं, बट ये नेगेटिव में जा सकता है। जब ये जाता है ना तो फिर हमारी कैलकुलेशन आउट हो जाती है स्टैट्स में। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा नेगेटिव पॉजिटिव उन सबके स्केयर्स लेते हैं, उनको जमा करते हैं और जमा हुए का दोबारा से स्केयर रूट ले लेते हैं। स्टैट वाला ना पागल है, ठीक है। ये इनको ये है कि बस हमने कुछ ना कुछ, क्योंकि माइनस जो है ना वो सिस्टम में फंस जाता है, आउट हो जाता है। माइनस ना वो अजीब सी एक फीलिंग देना शुरू कर देता है, सिस्टम की कैलकुलेशन सही से काम नहीं करती जब आधी चीजें माइनस में होती हैं। हाँ, नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, जीरो में नहीं जा सकता। 2 और 2 में कितना फासला है? मैं कहूंगा ये एक ही नंबर है। मुझे दो नंबर बताएं, मैं फिर फासला बताऊंगा। तो 2 और 2 में 0 का फासला था, लेकिन जब आप इस स्केल को कहेंगे कि एक नंबर 2 और एक 2 है तो कहेगा दिमाग खराब है, एक ही नंबर है, थोड़ा डिफरेंट नंबर दो। तो मैं कहूंगा अच्छा एक 2 है और एक 2.000, कहेगा हाँ अब इनमें फासला है। स्टैट है ना, कंप्यूटर तो पागल होता है, वो उतना समझेगा। आप कंप्यूटर को 2 का हिंसा समझा दो लैंग्वेज में, अब होता है कंप्यूटर को या 1 समझ आता है या 0 समझ आता है। आप जितनी मर्जी अंग्रेजी लिख दें, वो पीछे ले जाके उसको तोड़ फोड़ के 1-0 की जबान में पहुंचाता है। मशीन बेचारी को इन 2 हिंसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, और उन 2 हिंसों में से मैं एक हिंसा खा जाऊं 0, तो सोचे स्टैट जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी तो पागल हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसलिए इनको एक रेशियो स्केल निकालना पड़ा जो 0 को एकोमोडेट कर सके। तो रेशियो स्केल के बारे में कभी भी इसकी सबसे बड़ी फजीलत लिखनी हो तो आपने कहना है कि ये वो तूफानी स्केल है जो इन्होंने 0 के लिए निकाला था। सोचें 0 इतना अहम है कि उसके लिए उनको स्केल निकालना पड़ गया, बगैर 0 के कुछ नहीं। कुछ ना होना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जी। यानी कि रेशियो स्केल इंटरवल के तौर पे भी काम करता है, और यूं समझे इंटरवल स्केल के सारे फीचर्स प्लस 0 की अकोमोडेशन प्लस एक अकेला नंबर भी बताना हो तो रेशियो स्केल में बताया जा सकता है। इंटरवल स्केल ज्यादातर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। याद है वो जो नॉमिनल स्केल में हमने एक रंग भी बताना हो बता देते थे, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में हमें कम से कम 2 रंग और फिर बताना होता था इनमें से अच्छा वाला कौन सा और बुरा वाला कौन सा। तो सेम गोज है। बात समझ आई जी? जी जी बिल्कुल ऐसे। अगर मैं कहूँ आज इतना टेम्परेचर है तो ये मैंने रेशियो स्केल पे बात की है, और अगर मैं कहूँ आज पिछले दिन से 4 डिग्री ज्यादा है, ये इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल नीड्स कंपैरिजन पॉइंट, इसमें दोनों ये इंटरवल के तौर पे भी काम करेगा और 0 को अकोमोडेट भी करेगा और अकेला भी काम कर सकता है। अब इसमें नेट से चोरी की हुई एक डायग्राम, जिससे ना उन्होंने क्या किया, नीचे से ऊपर तक आपको आहिस्ता आहिस्ता बताया कि इनमें क्या फर्क होता है। नॉमिनल ऐसा जो नेम वेरिएबल रेड पर्पल फलाना कलर या इस तरह से। ऑर्डिनल क्या है कि जिसमें नेम्ड हो प्लस ऑर्डर हो। ऑर्डर समझ है, तरतीब। एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप नेम दे सके एंड उसको कंपेयर कर सके। इंटरवल में क्या है, नेम भी दे सकें, ऑर्डर भी दे सकें, और एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल, आप उनके दरमियान के इंटरवल को प्रोपोर्शनेट कर सकें, आप उसको जान सकें, भांप सकें, मेजर कर सकें। ये नहीं था ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में अच्छा रंग और बुरा रंग, पहला वाला अच्छा बच्चा और दूसरा वाला अच्छा बच्चा, लेकिन उनमें फर्क कितना है नहीं पता लगा। तो अगर इसी ऑर्डिनल में नंबर ऐड करके उस फर्क को कंक्रीट कर दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, तो वो बन जाएगा
इंटरवल स्केल। फिर अगर नेम्ड हो, ऑर्डर्ड हो, प्रोपोर्शनेट इंटरवल हो एंड एक खास फीचर हो, कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो, यानी ये सबसे एडवांस है कि इसमें पीछे के सारे फीचर्स हैं, प्लस ये भाई साहब जीरो नंबर को भी डील कर सकते हैं, जो जरूरी है कंप्यूटर से डील करते हैं। Y2 के बग शायद मैंने हल्का सा आइडिया दिया था आपको कि उसमें क्या वो हुआ था कि जैसे ही सन 2000 आएगा तो जो 3 डिजिट है ना जिसमें ईयर लिखा जाता था, जैसे पहले 1999 999 आ रहा होता था, तो जैसे ही 2000 आएगा ये तीनों जीरो हो जाएंगे, और जब जीरो हो जाएंगे तो कंप्यूटर पागल हो जाएगा। तो जीरो अपने अंदर बड़ा जादुई सा नंबर है, और स्टैट्स और इन सारी चीजों में जीरो की एडजस्टमेंट जरूरी है। तो किसी चीज का ना होना और जीरो नंबर होना दोनों में फर्क है। तो इसलिए फिर ये रेशियो स्केल जो है वो जीरो को अकोमोडेट करता है। तो कभी आपसे को पूछे, यानी कि अगर एमसीक्यू भी बनेगा तो फिर आइडियली ये बनेगा कि इनमें से कौन सा है जो जीरो को एडजस्ट कर सकता है। तो क्योंकि इसकी एक ही खास बात है कि जीरो को एडजस्ट कर सकता है और पीछे वाले वेरिएबल्स की तरह भी काम करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। रेशियो में दूसरी खास बात यह है कि इसमें एक इंडिविजुअल आइटम भी आ सकता है, जबकि इंटरवल हमेशा कंपैरिजन में बात कर, उससे उतना बेहतर, उससे उतना ज्यादा नंबर, पिछले दिन से इतना ज्यादा टेम्परेचर, तो वो अगर पिछले दिन से इतना ज्यादा टेम्परेचर इंटरवल स्केल, आज इतना टेम्परेचर रेशियो स्केल। क्लियर? ये हमारी डिस्कशन थी जिसमें छोटी छोटी सी जी। अच्छा ये या वो ये असल में मैंने करना ये कि एक दफा सारा वो हो जाए डेली बेसिस पे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें, और मैं एंड पे आपको नोट्स दे दूं। इस वक्त तो समझाना मकसद है। अभी ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, आगे इन्फ्रेंशियल है। इन्फ्रेंशियल में अच्छा सवाल, एक सवाल है नो एमसीक्यूज तो आते हैं, 3-4 एमसीक्यूज इस तरह से हो रहे होते हैं। खैर अगेन अभी शुरू हुई चीज होती नहीं है, डरना पहले से शुरू कर देते। चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़े। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, भाई अभी तक पहुंचे नहीं थे। चले किसी दोस्त से कह देते वो तस्वीर खींच लेते, ये लेंगे। तो तस्वीर बनाने वाले ने इस तरह से किया ना, आपने तो सिर्फ एडिशनल पॉइंट डालने हैं कि पिछले वाले में मजीद ऐड क्या करें। हो गया। अब डाटा हमारे पास मौजूद है, स्टैट्स हमें समझ आ गई है, डिस्क्रिप्टिव हमें समझ आ गया है, मुख्तलिफ मेजरमेंट के स्केल हमें समझ आ गए। अब डाटा को समझाएं कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कहूँ यार मेरी एमएफए की क्लास बड़ी अच्छी है, वो कहेंगे अच्छा कैसे अच्छी है, डिस्क्राइब करो। अब मैं डिस्क्राइब आपको कैसे करूं, मतलब अच्छे क्यों हैं आप? वो कहें बच्चे, मैं अगर कहूं बच्चे बहुत अच्छे हैं तो बच्चे तो सारे बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, अब देखें बच्चे अगर अच्छे, सारे बच्चे अच्छे नहीं है और मैंने इस क्लास को एक्सप्लेन करना है तो मैं बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगा। अगर मैं कहूंगा बुरे बच्चे हैं तो इसमें अच्छे बच्चे भी थे थोड़े से। अगर मैं कह दूं अच्छे बच्चे हैं तो जो इतने सारे बुरे बच्चे हैं उन बेचारों का क्या कसूर? तो अब मैं अपनी क्लास को डिस्क्राइब कैसे करूं? मिड बहुत शौक से देते हैं, सिर्फ बिरयानी जो है, मतलब आपकी क्लास ने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ना वो इसी क्लास में थी। वो तो मतलब 7-8 बच्चे रह गए थे ना, मैंने क्या कहा था अच्छे थोड़े से। ठीक है जी, अच्छा जी। तो अब क्लास को बताना है तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी क्लास को बता रहे होते हैं, जी पाकिस्तानी कैसी कौम है, पाकिस्तान में तो आप जैसे लोग भी हैं, इतने मेहनती, जफाकश, ईमानदार, गैर जानिबदार, शफाफ और जो है वो जी। और
इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही सुस्त होंगे, बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, कहते होंगे सर्दियां हैं, सर्दियों में कौन पढ़ता है, उनका दिल नहीं करता होगा, कॉलेज से जब दिल करता होगा छुट्टी कर लेता होगा। कुछ ऐसे गंदे घटिया लोग होते होंगे जो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते होंगे, जो जो मकसद भूल जाते होंगे अपना। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन अगर करूं क्लास को, या मैं एक्सप्लेन करूं पाकिस्तानियों को, तो ऑब्वियसली मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जो औसतन मौजूद है। मैं एक्सट्रीम्स से नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी कौम बहुत चोर है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी कौम बहुत मेहनती है, क्योंकि कौम में कुछ चोर भी हैं, कुछ मेहनती भी हैं, लेकिन इस सब की एक औसत निकालो। औसतन पाकिस्तानी मेहनती है, औसतन पाकिस्तानी गरीब है। तो होता पता है क्या है, आप एक बड़े डाटा को जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपको कुछ उसकी कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट से आप उसको एक्सप्लेन करें, उस पॉइंट को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी के कई तरीके हो सकते हैं जो आप बचपन से मीन मीडियन मोड पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इन अल्फाज की आपको थोड़ी सी पहचान करा दूं ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताओ। सेंट्रल टेंडेंसी के टेंडेंसी होता है किसी भी तरफ रुझान, और सेंट्रल का मतलब होता है दरमियान। तो दरमियाना रुझान क्या है किसी भी चीज में? तो कौम में अगर 70% मेहनती लोग हैं और 30% मुनाफिक लोग हैं, तो औसत जो है वो मेहनत की तरफ ज्यादा आ जाएगी। जैसे हम कह देते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे ज़राई मुल्क हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल सारी चीजों की औसत निकाल के देखते हैं तो सेंट्रल थिंग इज कि हम कहते हैं ज़राई मुल्क कह देने में हमारी इज्जत ज्यादा है। यही काम है जो अभी तक हम कर पाए हैं, बाकी इंडस्ट्रीज लगाने में फारिग हो गए, बाकी बहुत सारे और एवेन्यूज में फारिग हो गए। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज समथिंग कॉमन पॉइंट जिससे आप डाटा को एक्सप्लेन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लास का मिड लूं और मिड में रिजल्ट आए, फॉर एग्जांपल 7 एग्जांपल्स ले लेते हैं। मिड में रिजल्ट आए 72, 67, 88, 31, 29, 30, 28। अब जब मेरे से कोई इस क्लास के बारे में पूछेगा कि सर आपकी क्लास कैसी है, मिड में कैसी रही, अब मुझे कुछ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, मुझे अपनी क्लास को समझा, अपनी क्लास के बारे में बताने के लिए। एक तो ये है कि मैं कहूँ अच्छा मेरी क्लास कैसी है, आओ बैठो मैं बताता हूँ। एक बच्चे ने इतने नंबर लिए, दूसरे ने इतने लिए, तीसरे ने इतने, ये तो 7 बच्चे हैं, अगर 700 होते तो मुश्किल है। आप एक डेटा को जब आम फहम जबान में समझाना चाहते हैं तो यू नीड वन सिंपल वेरिएबल जिससे लोग उस डेटा के बारे में ओवरऑल पहचान जाएंगे वो कैसा डेटा है। जैसे पाकिस्तानी मेहनती कौम है तो ओवरऑल पहचान लिया कि हाँ ठीक है, औसतन मेहनती है, ज्यादातर लोग मेहनती होंगे, कुछ मेहनती नहीं भी होंगे, लेकिन अगर बहैसियत कौम पूरी की एवरेज निकाली जाए तो वो मेहनती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली किसी भी इसको, यानी कि मैं थोड़ा सा लैंग्वेज मुश्किल है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटर और मिडल पार्ट ऑफ अ डेटा सेट व्हाइल डिस्क्राइबिंग डेटा स्टैटिस्टिकली और वर्बली। जब हम जबानी या स्टैटिस्टिकली बता रहे हैं, वन मस्ट इंश्योर कि डिस्क्रिप्शन इज नीदर टू ब्रीफ नॉर टू लेंथी। इतनी लेंथी ना हो कि आप 700 बच्चों के नंबर बता दें, और इतनी शॉर्ट ना हो कि आप बिल्कुल ही झटका करा दें कि हाँ जी इतने नंबर ले लेते हैं। आप कहेंगे औसतन इतना नंबर ले लेते हैं, विद कुछ बच्चे नालायक हैं जो कि इतना पीछे भी चले गए, यानी अब मैं सबकी एवरेज लूंगा। क्या एवरेज है? 49.2। अब 49.2 इनकी एक एवरेज आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि औसतन मेरी क्लास के बच्चों ने 50 के करीब नंबर लिए। वो कहेंगे सारे ही ऐसे हैं, मैं कहूंगा नहीं ये औसत है, कुछ वेरिएशन भी है लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट की तरफ कितनी वेरिएशन है? 28 तक। राइट की तरफ कितनी वेरिएशन है? 88 तक। तो ये फासला कितना हुआ? 38.8, ऐसे ही है। 50 से ऊपर वाला वो था 38 और 0.8, और ये लेफ्ट वाला फासला कितना है? 21. इसका मतलब है माइनस में ये फासला और प्लस में ये फासला। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी सेंट्रल टेंडेंसी 50 पे है, वेरिएशन एक तरफ 38.8 और एक तरफ -21 है। अब अगर मैं माइनस वाले का स्केल ले लूं, उधर वाले का स्केल ले लूं और इनकी फिर से एक एवरेज ले लूं,
तो मैं रफली बता सकता हूं कि 50 औसतन ऑन एवरेज 20 इधर 20 उधर औसत। ये जो सेंटर को बताते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होती है, और जो इससे डिस्पर्शन बताते हैं ना, फैलाव कितना है, इसको वेरिएंस कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डाटा को दो तरीके से बताया जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन सुना होगा, वेरिएंस उसके बजाय है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नेगेटिव साइड पे भी जा रहे थे, वेरिएंस स्केयर में चल रहा होगा। वेरिएंस में ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, वो ये नेगेटिव को हमें गायब करना है, क्योंकि नेगेटिव हमारी सारी कैलकुलेशन आउट कर देता है। नेगेटिव्स को जमा करेंगे, पॉजिटिव को जमा करेंगे, फिर जीरो के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको भी स्केयर कर लेते हैं, उनको भी स्केयर कर लेते हैं, जमा करते हैं और सारों का दोबारा से स्केयर रूट लेके उनको वापस नीचे ले आते हैं, लेकिन जवाब पॉजिटिव आ जाता है। तो खैर वो अगली साइंस है। ये समझ आया कि डाटा को हम किस तरह से करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एनेबल अस टू रिप्रेजेंट होल डाटा विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर दैट डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ डाटा। ये बात समझ आई। अब सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मशहूर तरीके बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन, मीडियन और मॉड। क्या हैं ये तरीके? मीन एवरेज होता है, मीन एवरेज होता है। मैं काम करता हूँ, कुछ नंबर्स लिखता हूँ ऊपर, 2, 3, 2, 5, 6, 32 और 2। इसकी एवरेज क्या निकलेगी? हाँ जी, 7.43, ठीक है, वो 1.5 सेकंड के फासले से रह गया। 7 जुल्म हो गया दोस्त, एक दफा दोबारा वेरीफाई कर ले, इतने सारे लोग गलत क्यों कह रहे हैं? ठीक हो गया जी, ये एवरेज आई। गलत एवरेज नहीं है थोड़ी डाटा में, मतलब ये मेरी क्लास के 7 बच्चे और इन्होंने मिड टर्म में नंबर लिए 2, 3, 2, 5, 6 और 2 और 32। अब मेरे से को पूछे आपकी क्लास औसतन कितने नंबर ले रही है और मैं कहूँ 7.43, तो कितनी कोई अजीब सी बात लग रही है। मतलब एक अकेला बच्चा है जो सुपर गया और मैं औसत 7.43 बता रहा हूँ, वो रॉन्ग नंबर है, वो 32 वाला। बात ये है कि क्लास अच्छी हो या बुरी हो, मैंने तो क्लास को डिस्क्राइब करना है ना। तो अगर मेरी क्लास औसतन बुरी थी तो वो एक अच्छा रॉन्ग नंबर हुआ ना डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ब्लैक शीप। तो एवरेज का नुकसान समझ आया? तो क्या है नुकसान? अगर डाटा का किसी खास तरफ अचानक से झुकाव ज्यादा हो या कुछ एबनॉर्मल वैल्यूज हो तो ये एवरेज खामखा इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है एवरेज का, कि एवरेज आपको औसतन एक अंदाजा तो दे देती है, लेकिन ये इस तरह का इशू आ जाता है कि शायद जो है वो इस तरह से बात चलिए। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे मौजूद हैं और आप एक सुपर स्टोर में मौजूद हैं, आप बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको कहा गया है कि देखो अगर आपको 6 से ऊपर लोगों ने रैंक किया ना तो आपको प्रमोशन मिलेगी। आपके पास डाटा है, आपने डाटा की एवरेज निकाली, एवरेज थी 7.43, ये 7 कस्टमर थे जिन्होंने आपको रैंकिंग दी, आपकी एवरेज आई 7.43, आप तो नाच रहे हैं, मेरी प्रमोशन होने लगी है, जबकि असल में सिर्फ एक बंदा 6 से ऊपर और एक 6 पे। तो इसका मतलब है कि ये एवरेज का तरीका, इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब है एवरेज हमें ऐसे निकालनी चाहिए जिसमें ज्यादा झुकाव जो है ना डाटा का वो नजर आए। तो फिर एक अच्छा तरीका ये है कि मैं इनको लाइन हाजिर करूं, इन सबको तरतीब से लिख दूं। सबसे पहले 2, फिर से 2, फिर 2, फिर 3, 5, 6, 32। बात समझ आई? और इन सातों को लाइन से खड़ा करके दरमियान वाले को पकड़ के कह दूं ये एवरेज है, ये है सेंट्रल टेंडेंसी, ये है जो कि इससे लेफ्ट जी नहीं, ये देखिए ज्यादा बेहतर बता रहा है। औसतन क्लास
3 पे ही है, यानी कि क्लास में ज्यादा रुझान जो है वो बुराई की तरफ है, तो फिर मेरी एवरेज भी बुराई की तरफ गालिब आनी चाहिए ना ज्यादा। तो ये मीडियन समझ आ रहा है? लाइन से खड़ा किया, सेंटर वाले को उठा के साइड पे ले गए कि ये मीडियन है। एक ये तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी का। जी, अगर इवन नंबर आ जाए, बड़ी अच्छी बात की, जो दो बराबर बराबर आ गए ना, आसपास आके खड़े हो गए, फर्स्ट करें 8 होते तो 4 और 5 मिटाई पड़ता, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते, 2 पे डिवाइड करते, हम कह देते ये है हमारा मीडियन। क्या ये मीडियन समझ आ रहा है? अभी भी उतना मजा नहीं है। कोई मेरे से पूछे यार तुम्हारी क्लास में चल क्या रहा है, मैं कहूँ यार 2 नंबर ही चल रहा है। 2 नंबर, सॉरी ये तो 2 नंबर बच्चा हो गया ये तो ज्यादा। तो 2 सबसे ज्यादा दफा है, तो शायद 2 नंबर लेने वाला बच्चा मेरी क्लास का असल नुमाइंदा। ठीक है, तो मेरे से तो पूछेगा तुम्हारे क्लास में क्या औसतन क्या चल रहा है, मैं कहूँगा यार ज्यादातर बच्चे 2 नंबर ले रहे हैं, बिकॉज 2 इज मोस्ट रिपीटेड डाटा इन दिस। तो मॉड होता है वो चीज जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है डाटा में। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि डाटा में किस किस्म का वो ज्यादा चल रहा है माहौल, तो आप मॉड बताते हैं। अगर आप डाटा को बराबर तरतीब से खड़े करके एन दरमियान की चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो मीडियन है। तो दरमियानी की चीज के लिए मैथ से एवरेज नहीं निकलेगी, बस दरमियान में जो होगा, हाँ अगर 2 हुए तो उनमें से किसी एवरेज ले लेंगे। और जो सादा मीन है वो एक एवरेज है, और एवरेज से जो है वो पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना है। तो एवरेज एक प्योर मैथ है, टोटल को ऐड करें, डिवाइड कर दें। मीडियन है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें और एन सेंटर वाले आइटम को पिक करके कह दें कि ये है हमारी नुमाइंदगी। आधे बच्चे इससे हल्के हैं और आधे बच्चे इससे अच्छे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये 3 से ऊपर वाले 3 इससे अच्छे हैं, 3 से नीचे वाले 3 इससे हल्के हैं। जबकि उधर 7.43 ये नहीं बता रहा था, लेकिन उसके अपने फायदे हैं। डाटा में अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो तो मीन बड़ी अच्छी है। डेटा में वेरिएशन ज्यादा हो तो मीडियन। अब वेरिएशन समझ आ रहा है? वेरिएशन इज सेंटर से लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने तो स्टैट्स में देखना है ना, यानी कि जब भी क्लास को डिफाइन किया जाएगा तो सेंटर से डिफाइन करेंगे। तो ये तय है कि सेंटर से कुछ पीछे की तरफ होंगे और कुछ हमेशा सेंटर से, तो पीछे वाले नेगेटिव में होंगे, आगे वाले पॉजिटिव में। तो फिर इसलिए वेरिएशन में उनके स्केयर्स ले लेते हैं ताकि जो जवाब आए वो किसी और क्लास में। तो इस वक्त आपको कुछ पुरानी बातें याद कराई थी, मीन मीडियन मॉड, लेकिन शायद उस वक्त आपने फार्मूले या उसको सवाल कर लिए थे, उसकी लॉजिक शायद ना सोची हो। तो अब आप चूंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं, ठीक है, या शायद आपको टीचर गलत मिल गए जो लॉजिक भी बताने की खामखा कोशिश करता है, हालांकि आपने तो सवाल करने होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि ये 3 तरीके क्यों हैं और कहाँ पे कौन सा तरीका ज्यादा मुनासिब है। जी, 2 और 3 दोनों बराबर दफा आए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ डाटा में 2 मोड्स हैं, 2B और 3B। मतलब फिर आप उसकी एवरेज वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने बताना है कि ज्यादा रिपीट क्या हो। डन। तो अब आपके पास जो आईकेप की किताब है, हाँ सॉफ्ट में ग्रुप में शेयर हुई कि नहीं हुई? चलें, फिर एक दफा मैं ये भाई को याद करा देता हूँ। कल जब जवाब साहब की क्लास चल रही होगी ना, तो आपने एंड पे यहाँ पे अवेलेबल करवा देने, बच्चे जाते हुए वो जो कुर्सी रखी हुई है एंड पे, उधर से वो लेते जाएं, अगले 2 सफे उसी हैंडआउट के अगले 2 सफे इनको अवेलेबल कर देना। जी, एक मिनट, एक मिनट, आप मुझे किसी की सुनना जी। नहीं, असल में मैंने अभी थोड़ी पहले बताया था कि ये एक दफा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो मैं इसके नोट्स आपको एक दफा ऑर्गेनाइज वे में साथ साथ बना दूंगा। इस वक्त मैं समझाने पे फोकस करूंगी, हम साथ साथ वो करते रहे और एंड पे एक अच्छा सा हैंडआउट इसका तैयार हुआ। मंडे को टेस्ट किस चीज का है? चैप्टर 4 पूरा। चैप्टर 4 में सिर्फ सिक्योरिटी वाला एंड जितना हमने अभी तक पढ़ा स्टैट्स,
सिर्फ इतना इतने छोटे में से टेस्ट मजे का बनेगा नहीं। हाँ, कह दिया। सोचने दें, एक नंबर सोचने दें। आप लोगों का 3 मुझे लेक्चर चाहिए स्टैट के लिए। सर अगले सब सुकून में चल रहा है, क्यों जुल्म करना है अपने ऊपर? अभी तक जब अच्छा चल रहा है तो एंड पे क्यों एकदम से फंसाना क्यों है? ठीक है, टेस्ट, हाँ, लेकिन टेस्ट एक ऐसी चीज है कि आप साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस होती रहती है। चैप्टर 4 में सिक्योरिटी पूरा, चैप्टर 4 में सिक्योरिटी, स्टैट रहने दें। फिर स्टिल चैप्टर 4 का वो वाला हाफ जो रटने वाला है जिसमें आईटी सिक्योरिटी है सारी, पासवर्ड, एन्क्रिप्शन, कोबेट, आईटी सिस्टम, आईटी स्टैंडर्ड्स, आईटी ऑडिट, ये जनरल फिजिकल कंट्रोल, ये जो कंट्रोल्स वाला सारा एरिया है ना, इसका जी, इसको होल्ड कर ले। हाँ, नहीं मतलब इसको होल्ड कर ले, मैं ये नहीं, इसको टेस्ट में फिर नहीं डाल रहा, सिर्फ चैप्टर 4 का वो वाला पोर्शन कंट्रोल्स वाला, वो कंट्रोल वाला आगे तक सारा, और कहीं तो मैं पेज नंबर से बता दूं। नहीं, ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं। सैटरडे को आपको एक सरप्राइज मिलेगा।